गरीब देवरानी ने बनाई 4 जेठानी के लिए सोने की साड़ी। ये शादी ब्याह के घर में 36 काम बढ़ जाते हैं, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। जाकर देखती हूँ बहुएं तैयार हुई कि नहीं। जैसे ही अंजना झोंपड़ी में आती है तो उसकी चारों बहुएं उदास बैठी होती हैं। पायल बहू, चांदनी बहू, जानवी बहू, अर्पिता बहू, क्या बात है, तुम चारों तैयार नहीं हुई? थोड़ी देर में तुम्हारे देवर की बारात निकलने वाली है और इस खुशी के मौके पर तुम चारों मुंह फुलाए बैठी हो। तो हम क्या करें माँ जी, झूठ मूठ में खुश होने का नाटक करें? कहीं से भी हमारा घर शादी का घर नहीं लग रहा, ना कोई सजावट है, ना ढोल बाजे बज रहे हैं। और तो और आज हम चारों भाभियों के इकलौते देवर की शादी है और हमारे पास एक अच्छी साड़ी भी नहीं कि हम पहन सके। चांदनी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, घर की बात अलग है। जैसे भी हम ये फटी पुरानी साड़ी पहनकर दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेती हैं, मगर कम से कम हमारे देवर जी की शादी पर तो आप हम चारों बहुओं को एक नई साड़ी दिला सकती। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जब हम चारों जेठानी अपनी होने वाली देवरानी के सामने ये फटी पुरानी साड़ी पहनकर शादी में जाएंगे। हमें अपनी खिल्ली उड़वाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए हम शादी में नहीं जाएंगे। जानवी और चांदनी की बातें सुनकर अंजना की बड़ी बहू अर्पिता उनसे कहती है, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? आज ललित देवर जी के लिए कितना बड़ा दिन है, उनकी शादी है और इतने सालों के बाद तो हम गरीबों के घर में थोड़ी सी खुशी आने जा रही है। माँ जी, अब देवर जी के सर पर सेहरा सजाइए, हम चारों बहू के पास जो है हम वही पहन लेंगे। झुक झुक जीती रहो अर्पिता बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। गरीब अंजना अपनी चारों बहू और बेटों के साथ अपने सबसे छोटे बेटे की बारात लेकर सिमर के घर आती है, जहां दोनों की शादी हो जाती है और सिमर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी जेठानियां दरवाजे पर खड़ी अपनी गरीब देवरानी को देखकर ताने मारने लगती हैं। हाय रे हमारी फूटी किस्मत, हमारी ये देवरानी तो हमसे भी ज्यादा गई गुजरी गरीब है। देखा था कैसे घर के बाहर ही सस्ता सा टेंट गिराकर जैसे तैसे शादी कर दी इसके माँ बाप ने। वही तो, मैंने तो सोचा था कि हमारी देवरानी के घर में हम चारों जेठानियों के लिए शगुन में गहने और एक आधी साड़ियाँ तो आएंगी ही, मगर देखो हमारी देवरानी अपने साथ दहेज में लाई क्या ये खटारा सिलाई मशीन। अपनी घमंडी जेठानियों की ऐसी बेइज्जती भरी बातें बेचारी गरीब देवरानी के दिल पर लगती हैं। तभी अर्पिता बात बदलते हुए कहती है, अरे वाह देवरानी जी, आपका ये शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बड़ा महंगा लहंगा लगता है। जेठानी जी, ये लहंगा मैंने खुद से सिला है, मुझे सिलाई आती है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है छोटी बहू, वैसे भी बहू बेटियों के हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर तो होना ही चाहिए। अर्पिता सिमर का ससुराल में स्वागत करती है। वहीं सिमर एक अच्छी बहू बनकर सबका ख्याल रखती है, मगर बड़ा परिवार होने के चलते घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल पाता है, जिसे देखकर सिमर अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सोच रही हूँ दर्जी का काम शुरू कर लूँ, जो ही 4 पैसे आएंगे तो घर चलाने में आसानी होगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। अब सिमर घर बैठे सिलाई करने लगती है और ग्राहक जोड़ने के लिए वो सस्ते में कपड़े सिलती है। इसी बीच उसकी चारों जेठानियों की शादी की सालगिरह आने को होती है, जिसके लिए वो अपने पतियों से लड़ने झगड़ने लगती हैं। देखो जी, इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली, तुम मुझे 1 दर्जन नई साड़ियाँ दिलाओगे? अरे मेरी माँ, यहाँ मेरे पास एक साड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें 1 दर्जन साड़ियाँ कहाँ से खरीदूंगा? क्यों जान खा रही हो मेरी? मैंने कहा ना मुझे साड़ी चाहिए, तो बस मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे गुर्दे छील दूंगी। ये सुनकर बेचारा चंदन चुप हो जाता है। अरे क्या बात है पायल, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रही हो? तुम मुझे बता दो, साड़ी दिलाओगे या नहीं? एक साड़ी के पीछे इस पागल औरत ने तो मेरा खून पी रखा है। क्या कहा तुमने? देखो पवन, अगर इस बार तुमने मुझे ही सालगिरह पर नई साड़ी नहीं दिलाई तो मैं फिर मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे, फिर नाक रगड़ोगे तो भी नहीं आऊंगी। बात तो बिगड़ती ही जा रही है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, जो कतरन बचे हैं उनसे साड़ी बनाकर देखती हूँ। अपनी जेठानियों के लिए सिमर रात भर जागकर कतरन जोड़कर लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए साड़ियाँ बनाती है, मगर वो अच्छी न होने के कारण उन्हें नहीं देती और फिर जोड़े हुए 400-500 रुपए लेकर बाजार आती है। ये साड़ियाँ जेठानी जी पर अच्छी लगेंगी। सुनिए भाई साहब, जरा ये चारों साड़ियाँ दिखाइए। ये लो, एक साड़ी 2000 की है। 2000 की एक साड़ी? मगर मेरे पास तो बस यही 500 रुपए हैं और मुझे अपनी चारों जेठानियों के लिए साड़ियाँ खरीदनी थी।
ये सुनकर घमंडी दुकानदार साड़ियाँ छीन लेता है। अरे ला दे ये साड़ियाँ, इसे खरीदने की तेरी हैसियत नहीं। बड़ी आई 500 के 400 साड़ी खरीदने, चल भाग यहाँ से। अरे भाई साहब, आप मुझे ऐसे धक्का क्यों दे रही हो? मैं तो जा ही रही हूँ। दुकान से बेइज्जती के साथ भगाए जाने के चलते सिमर की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी वो सड़क के बीच चलते एक बुढ़िया को देखती है और दौड़कर उसे बचाती है, जिसमें पत्थर से ठेस लगने के कारण उसके पैरों में बहुत चोट आती है। माँ, मेरा पैर। अम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, यहाँ बैठो। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और सिमर अपनी उदासी के बारे में बुढ़िया को बताती है। तभी बुढ़िया उसे अपनी मैली कुचली गठरी से एक फटी चिटी साड़ी देती है। ये लो बेटा, इस साड़ी को अपने आंगन में जाकर गाड़ देना। मगर इससे क्या होगा अम्मा? खुद ही देख लेना। घर जाकर सिमर बुढ़िया के दिए साड़ी को आंगन में गाड़ देती है। तभी रात का अंधेरा छाते ही जमीन के अंदर से एक सोने का अंकुर फूटता है और एक बड़ा सा पेड़ आंगन में उग जाता है, जिस पर बहुत सारी सोने की सुंदर सुंदर साड़ियां होती हैं और उनकी चमक से सिमर और उसकी चारों जेठानी उठकर बाहर आती हैं। सोने की साड़ियां, चांदनी, जानवी, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ पायल, इतनी सारी सोने की साड़ियां, कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं जेठानी जी, असल में मैं बाजार गई थी आप चारों के लिए साड़ियां खरीदने। वहां मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। फिर सिमर अपनी चारों जेठानियों को पूरी बात बताती है। ये देखिए जेठानी जी, मैंने आप चारों के लिए कतरन जोड़कर साड़ियां बनाई थी, मगर हिम्मत नहीं हुई कि आपको दे सकूं। अपनी गरीब दर्जी देवरानी के दिल में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर उन चारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अर्पिता कहती है, देवरानी जी, तुमने इतने प्यार से हमारे लिए साड़ियां बनाई है, हम यही पहनेंगी। तभी अचानक से जादुई पेड़ जिस पर सोने की साड़ियां भरी होती हैं, उसकी सुनहरी चमक जैसे ही उन चारों साड़ियों पर पड़ती है, वो भी सोने की बन जाती हैं, जिसे देखकर सिमर की चारों जेठानियां बहुत खुश होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये साड़ी भी सोने की हो जाएगी। हो गई ना? अगली सुबह सिमर दोबारा से जादुई सोने की साड़ी के पेड़ के पास आकर कहती है, ए मेरे जादुई सोने की साड़ियों के पेड़, मुझे तुमसे कुछ सोने की साड़ियां चाहिए, ताकि मैं अपनी चारों जेठानियों के आज के खास दिन को खुशियों में भर सकूं। गरीब दर्जी देवरानी के इतना कहते ही वो जादुई पेड़ चमक उठता है और उस पर खूब सारी सोने की साड़ियां आ जाती हैं, जिसे ले जाकर सिमर महंगे बड़े सोने की साड़ियों के शोरूम में बेच आती है और अपनी जेठानियों के लिए बहुत सारा खाना और बहुत बड़ा सा केक लेकर आती है और खुद से उन्हें तैयार भी करती है। अर्पिता भाभी, चांदनी भाभी, पायल भाभी, जानवी भाभी, आप चारों इस सोने की साड़ियों में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, एकदम परी जितनी सुंदर। भगवान करे आपकी खुशी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। देवरानी जी, हम चारों की ये खुशियाँ तुमसे ही तो हैं, वरना हमने तो मन में सोच लिया था कि सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिश को मारकर गरीबी में ही बितानी है। मगर फिर हमारी इस प्यारी देवरानी ने अपनी जेठानियों के दामन को खुशियों से भर दिया। छोटी बहू, अभी तक तेरी चारों जेठानी तैयार नहीं हुई। मेरी चारों जेठानी जी तैयार हो गई हैं माँ जी, चलिए चलते हैं। इसके बाद चारों सोने की साड़ियां पहनकर बाहर आती हैं और अपने पतियों के साथ केक काटकर अपनी गरीब सास और देवर देवरानी के साथ खुशी से मनाती हैं। वहीं गरीब दर्जी देवरानी उन सोने की साड़ी से गरीब लाचार लोगों की भी मदद करती है, क्योंकि एक दूसरे की खुशियों में खुश होना और दूसरों की मदद करना ही तो इंसानियत है। मदन एक बहुत गरीब आदमी था और उसकी 5 बेटियां थी। मदन दर्जी का काम किया करता था। सिलाई करके वो कुछ पैसे कमा लिया करता था और उन्हीं से वो अपनी 5 बेटियों को खाना खिलाया करता था। वो सिर्फ दिन भर में इतना ही कमा पाता था जितने की उन्हें जरूरत थी। लेकिन अब मदन की 5 बेटियां शादी के लायक हो गई थी और अब मदन को उनकी शादी की बहुत चिंता होती है। एक दिन वो सिलाई करता हुआ रोते हुए अपनी पत्नी दुर्गेश्वरी को याद कर रहा होता है। दुर्गेश्वरी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश कि तुम आज मेरे साथ होती तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस कि तुम मेरे साथ नहीं हो। कुछ वक्त पहले ही दुर्गेश्वरी मदन और उसकी 5 बेटियों का साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद मदन ने सिलाई करके अपनी 5 बेटियों को बड़ा किया था। वहीं मदन की 5 बेटियां गांव में एक जगह एक लाइन में खड़ी होती हैं, जहां फ्री में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा मिल रहा होता है। बहुत देर लाइन में लगने के बाद भी उन बेचारी को एक गिलास रूह अफ़ज़ा मिल ही नहीं पाता। इसे मैंने लिया है, लाओ मुझे दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है?
तुम्हें पता है कितनी देर से हम लोग लाइन में लगे हैं? इसको तो मैं ही ले लूंगी और इस पर मेरा ही हक है, ये मैं ही पीऊंगी। अरे नहीं दीदी, ये मैं पीऊंगी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, जल्दी से दे दो। वो पांचों आपस में रूह अफ़ज़ा के लिए लड़ते हुए घर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देख मदन अपनी पांचों बेटियों से कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मिल बांट कर चीजों को खाया पिया करो, लेकिन तुम पांचों को कभी मेरी बात कोई समझ ही नहीं आती। मैं भी इन्हें कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये सुन ही नहीं रही। हम पांचों को ही बहुत ज्यादा प्यास लगी है, और आपको तो पता है ना पिताजी, हमारे घर में एक फ्रिज भी नहीं है जो हम ठंडा पानी पी सके। पिताजी, आप हमारे लिए एक छोटा सा फ्रिज क्यों नहीं लेकर आ जाते? मदन अपनी बेटियों की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है, और वो इसी के चलते अपनी बेटियों की बात को घुमा फिरा कर कहता है, बिटिया, ये फ्रिज क्या ही करोगी लेकर? देखो, ये सब तो मोह माया है, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मटके का एकदम फ्रेश और ताज़ा पानी पियो, इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। अपने पिता की बात सुनने के बाद उसकी पांचों बेटियां उदास होकर वहां से चली जाती हैं। ये देख मदन को बहुत बुरा लगता है। सिलाई करने के बाद वो उन कपड़ों को देने कस्टमर के घर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक बहुत ही जंगली आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक तोता होता है। हे भगवान, ये इस तोते को लेकर कहाँ जा रहा है? कितना प्यारा और सुंदर तोता है ये। मदन उस आदमी का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते मदन जंगल में गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर वो आदमी उस तोते को मारकर खाने वाला होता है। लेकिन तभी मदन पीछे से आता है और उसके सर पर एक डंडा मार देता है। उसके चलते वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। अच्छा हुआ सिर्फ बेहोश हुआ है, अब मैं इस बेचारे बेजुबान जानवर की जान बचा लूंगा। पता नहीं क्यों लोग जानवरों को मार कर खाते हैं। मदन ऐसा कहकर उसके पिंजरे को खोल देता है। उसके अंदर से वो तोता निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो तोता एक बहुत सुंदर परी में बदल जाता है। परी को देखकर मदन हैरान रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पांचों बेटियां ठंडा पानी पीने के लालच में अपनी मौसी के घर पहुंच जाती हैं। मौसी, हम पांचों को बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? वो पांचों बहनें रोजाना ठंडा पानी पीने के लिए वहां पहुंच जाया करती थी, जिसकी वजह से माया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन पांचों बहनों से कहती है, अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम्हारा पिता पूरे दिन दर्जी का काम करता है, कपड़े सिलता है, उसके बाद भी क्या तुम्हारे लिए एक फ्रिज नहीं ला सकता? हर रोज तुम पांच बहनें यहाँ मुंह उठाकर आ जाती हो। अरे शर्म करो, कितनी बार मैंने तुमको बोला है कि ये फ्रिज हम अपनी सुविधा के लिए लेकर आए हैं, ना कि समाज सेवा के लिए। अपनी मौसी की ऐसी बात सुनकर और पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो पांचों बहन वहाँ से चुपचाप घर पहुँच जाती हैं। तो वहीं मदन परी से पूछता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मैं अपनी आंखों के सामने एक हकीकत की परी को देख रहा हूँ। लेकिन परी, तुम इस आदमी के कब्जे में कैसे आई? दरअसल इस आदमी ने मुझे इस तोते के रूप में पकड़ लिया था और तब से ये आदमी मुझे खाने की सोच रहा था। ये सुनकर मदन को बड़ी ही हैरानियत होती है। तभी परी कहती है, खैर ये सब छोड़ो, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और चाहो तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद करूँ? मेरी 5 बेटियां हैं और इन 5 के लिए मैं फ्रिज नहीं खरीद पा रहा हूँ। वो ठंडा पानी पीने के लिए भी दूसरों के घर जाती है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से मुझे उनकी शादी के लिए 5 लहंगे भी चाहिए। तो अच्छा, तुम्हारी 2 परेशानियां हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोनों परेशानियों का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जादुई परी मदन को 5 जादुई बर्फ के लहंगे देती है और साथ में एक लाल कलर की पोटली देती है जिसमें कुछ बीज होते हैं। ये एक जादू की पोटली है और इसके अंदर जादुई बीज हैं। जब भी तुम्हें कोई चीज़ बर्फ की बनानी हो तो तुम इन बीज को उस चीज़ के ऊपर छिड़क देना, जिसके बाद वो वस्तु बर्फ में बदल जाएगी। और ये बर्फ के लहंगे हैं। जैसे ही तुम्हारी बेटी इन लहंगों को पहनेंगी, इसके अंदर से बर्फ के टुकड़े निकलेंगे, उनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और ये लहंगे जब भी तुम्हारी बेटियां पहनेंगी तो उनको गर्मी नहीं लगेगी। इतना कहने के बाद परी वहां से उड़ जाती है, जिसके बाद मदन जादुई पोटली और जादू बर्फ के लहंगे को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वो उन्हें अपनी 5 बेटियों को देता है। ये लो बेटियों, ये 5 लहंगे तुम्हारे लिए हैं। मदन की 5 बेटियों की आंखों में आंसू होते हैं। अरे ये क्या,
तुम पांचों रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी पांचों बेटी उनकी मौसी के बर्ताव के बारे में उसे सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मदन को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, बहुत जल्द हमारा अच्छा वक्त आएगा, और देखना, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। मदन इतना कह ही रहा होता है कि तभी गांव की एक सुष्मिता नाम की औरत उनके घर में आ जाती है। मदन भाई, जरा जो पर्दे मैंने सिलने के लिए दिए थे, क्या आपने वो सिल दिए हैं? सुष्मिता इतना कहती ही है कि तभी उसकी नजर मदन की पांचों बेटियों के पकड़े हुए लहंगों के ऊपर पड़ती है, जो कि बर्फ के लहंगे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल ये तो बर्फ की तरह लग रहे हैं। अरे क्या ये सच में बर्फ के लहंगे हैं? हाँ बहन जी, ये पांचों बर्फ के लहंगे हैं। सुष्मिता ये सुनते ही हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो मदन को अपनी बेटियों के लिए भी बर्फ के लहंगे सिलने का एक ऑर्डर देती है। तुम्हारी बेटियों के बर्फ के लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। मेरी बेटी की भी 1 महीने बाद शादी है। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए भी ऐसे यूनिक अच्छे डिजाइन वाले बर्फ के लहंगे तुम बनाओ। इसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे दूंगी। मदन ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब उसके पास जादुई पोटली तो थी ही, वो ऑर्डर ले लेता है, जिसके बाद वो पहले नॉर्मल लहंगे सिलता है और उनके ऊपर बाद में जादुई बीज डाल देता है। देखते ही देखते साधारण से लहंगे बर्फ के लहंगे में बदल जाते हैं। इसी के चलते वो खूब पैसा कमा लेता है और अपनी पांचों बेटियों को उसकी शादी वाले दिन परी के दिए हुए जादुई बर्फ के लहंगे पहनाता है। तुम पांचों तो बहुत सुंदर लग रही हो इन बर्फ के लहंगों में। पिताजी, आपको पता है, हम जब भी इस लहंगे को पहनकर टहलते हैं, इनके अंदर से बर्फ निकल आती है और ये लहंगे जरा भी गर्मी नहीं लगने देते। बेटी, मुझे सब पता है, यही तो इन जादुई लहंगों का कमाल है। अब देखना, तुम्हारी बारात में किसी को भी ठंडे पानी की कमी नहीं होगी। आखिर तुम्हारा लहंगे से इतनी बर्फ जो निकल रही है। मदन बहुत धूमधाम से अपनी पांचों बेटियों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल विदा कर देता है और वो अपनी सिलाई की मदद से और जादुई बीज की मदद से बर्फ के लहंगे बेचता रहता है। इसी के चलते वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और अब वो अपनी पांचों बेटियों की शादी के बाद भी उनकी बहुत मदद करता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता और उसकी पांचों बेटियां अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं।